बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रूकफील्ड कॉलेज से फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस के लेक्चर के साथ अहमद खुरम आपसे मुखातिब हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नेटवर्क स्टैंडर्ड्स और उसकी इकसाम। एक एनुअल पेपर में ये एज लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस हो चुका हुआ है, अदरवाइज ये एज शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस होता पूछा जाता है। तो जिस पेपर में ये आज लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस हुआ है, मेरे ख्याल में वो अब से कुछ 2-3 साल पहले का ही पेपर था। एनीवेज, हम अपनी बात को जारी रखते हैं नेटवर्क स्टैंडर्ड्स पे। और पहली बात तो ये कि नेटवर्क स्टैंडर्ड्स किसको कहते हैं। देखें, डाटा जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता है, जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है, तो सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के लिए, यानी डाटा के एक जगह से दूसरी जगह कामयाबी से ट्रांसफ़र के लिए बहुत सारे स्टैंडर्ड्स को, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो ना किए जाएं, वो चीज़ें ना पूरी की जाएं, तो डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता सक्सेसफुली। उसमें बहुत सारे एरर्स, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फ्लास जो हैं वो सामने आएंगे। तो एग्ज़ाम्पल्स में कई एग्ज़ाम्पल्स मैं दे सकता हूँ। मिसाल के तौर पे ट्विस्टेड पेयर केबल आमतौर पे जो लोकल एरिया नेटवर्क्स में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डाटा पहुँचाने के लिए इस्तेमाल होती है। इसको एक मखसूस डिज़ाइन पे तैयार किया जाता है। इसमें 8 वायर्स होती हैं, उनको 4 पेयर्स में रखा जाता है। अगले चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और फिर कनेक्ट करने के लिए RJ45 कनेक्टर या RJ47 कनेक्टर का इस्तेमाल होता है। क्यों होता है ये कनेक्टर इस्तेमाल, और क्यों वायर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है? इसलिए ताकि डाटा जो है उसमें इसकी ट्विस्टिंग इसलिए है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जो है उसको ज़ायल किया जाए, डाटा को कोई इशू ना हो, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचने में किसी किस्म के इंटरफेरेंस का सामना ना करना पड़े। तो उन्हीं स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वो वायर जो है वो हर कंपनी बनाती है, जो स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं। ठीक है, तो इसी तरह से सैटेलाइट के मखसूस स्टैंडर्ड्स हैं, मखसूस जो है वो उसमें कवानीन जो है उस पर लागू होते हैं, जिसके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो है वो काम किया जाता है। तो ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो नेटवर्क के लिए प्रोटोकॉल्स की सूरत में फॉलो हो रहे होते हैं, अगर ये ना फॉलो किए जाएं तो डेफिनेटली जो डाटा कम्युनिकेशन है वो सक्सेसफुल नहीं होगी। अब ये स्टैंडर्ड्स बने कैसे हैं? इन स्टैंडर्ड्स पे बहुत डिटेल में हम इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक में, यानी OSI मॉडल में, इसी चैप्टर में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। लेकिन ये चैप्टर जो है वो ये जो स्टैंडर्ड्स हैं वो मार्ज वजूद में कैसे आते हैं? देखिए, 2 किस्म के स्टैंडर्ड्स होते हैं, एक डी फैक्टो और दूसरे डी जोर। अब डी फैक्टो स्टैंडर्ड्स जो हैं वो कुदरती अमल के रद्द-ए-अमल के तौर पे आपको बनाने पड़ते हैं। यानी कोई ऐसा नेचुरल फैक्टर होता है जो आपकी डाटा ट्रैवलिंग को, डाटा ट्रांसफ़र होने को, उसको डिस्टर्ब कर रहा होता है। तो उससे बचने के लिए आप जो है वो उस तरह के स्टैंडर्ड्स को डिफ़ाइन करते हैं कि इसका रद्द किस तरह से किया जा सकता है। नेचर में एक चीज़ मौजूद है, उसका रद्द जो है वो कैसे किया जा सकता है, उसको डी फैक्टो स्टैंडर्ड्स कहते हैं। यानी जो नेचुरल फैक्ट्स हैं उनसे बचने के लिए जो कवानीन आप बनाएंगे उनको डी फैक्टो स्टैंडर्ड्स कहते हैं। ठीक है, और जो स्टैंडर्ड्स जो हैं वो इम्प्रूवमेंट के लिए बनेंगे उनको डी जोर कहते हैं। अब एक एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ ताकि आप बात को समझें। अभी मैं बात कर रहा हूँ कि जब आप वेव्स के ज़रिए से डाटा को एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं, या इवन वायर के ज़रिए से डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जो है वो एक फैक्ट है जो आपके डाटा को डिस्टर्ब कर सकता है। वायर पे डाटा जब जा रहा होता है, आप इस बात को यूँ समझें कि जब केबल वायर्स, बेसिकली तो वो कॉपर वायर्स होती हैं, कोएक्सियल केबल जिसको हम कहते हैं, जब 2 केबल की तारें एक दूसरे के बहुत करीब से गुज़रती हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो मिल के गुज़रती हैं या एक दूसरे को क्रॉस ओवर करती हैं, तो सिग्नल्स जो हैं वो इंटरफेयर करते हैं एक दूसरे को, और आपको अपने टीवी के ऊपर जो है वो डबल चैनल, एक ही चैनल पे ऐसा लगता है एक चैनल पीछे चल रहा है और एक ऑन फ्रंट चल रहा है, इस तरह की तस्वीर जो है वो आती हुई महसूस होती है आपको। ठीक है, तो उसकी रीज़न और जो बन रही होती है वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, यानी 2 सिग्नल्स एक दूसरे को इंटरफेयर कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। अब इस चीज़ से बचाने के लिए
क्योंकि ये एक नेचुरल फैक्टर है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस मैंने पैदा नहीं की है या आपने पैदा नहीं की है, ये एक नेचुरल फैक्टर है। और इस नेचुरल फैक्टर से बचने के लिए जो कुछ हम नेटवर्क्स में करेंगे, जो तब्दीलियां लाएंगे, जो स्टैंडर्ड्स लाएंगे, उनको हम क्या कहेंगे? उनको डिफैक्टो। क्यों? क्योंकि आप एक नेचुरल फैक्ट से बचने के लिए वो कर रहे हैं। जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि ट्विस्टेड पेयर केबल में ट्विस्टिंग की जाती है ताकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से बचा जा सके। कोएक्सियल केबल जो है, इस पे जो कॉपर मैश है वो लगाई जाती है इनसाइड इसके, ताकि उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से बचा जा सके। तो ये स्टैंडर्ड जो वायर बनाने के बने कि जनाब हर कोएक्सियल केबल में कॉपर मैश लगा दी जाए, ठीक है, उस तरफ ट्विस्टेड पेयर का केबल बनाते हुए उसको ट्विस्ट किया जाए। तो ये स्टैंडर्ड जो बने वो किस लिए बने? एक नेचुरल फैक्ट से बचने के लिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है। तो इस किस्म के स्टैंडर्ड्स को हम क्या कहते हैं? डी फैक्टो स्टैंडर्ड्स। पढ़ के देखते हैं डी फैक्टो स्टैंडर्ड्स में क्या लिखा है उसने। ज़रा हम पहले बात कर लें कि बेसिकली ये स्टैंडर्ड्स हैं क्या। कहते हैं द स्टैंडर्ड्स आर द डॉक्यूमेंट्स दैट कंटेन टेक्निकल एंड फिजिकल स्पेसिफिकेशंस। तो कहते हैं बेसिकली ये किताबचे हैं, बेसिकली ये बनाए हुए रूल्स हैं जो किताबों में दर्ज हैं, दैट कंटेन टेक्निकल एंड फिजिकल स्पेसिफिकेशन, जिसमें टेक्निकल और फिजिकली एक नेटवर्क जो है वो टेक्निकली और फिजिकली एक नेटवर्क कैसा होना चाहिए, ये स्पेसिफिकेशंस इसमें दर्ज हैं कि फिजिकली आप उस पर क्या जो है वो किस तरह से उसको डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। और कहते हैं द नेटवर्क्स बीइंग डिज़ाइन, तो डिज़ाइन किस तरह से करने हैं, टेक्निकली भी और फिजिकली भी, वो स्टैंडर्ड्स, वो कवानीन। नेटवर्क्स कैन बी रिलायबल एंड एफिशिएंट बाय फॉलोइंग सर्टेन स्टैंडर्ड्स। तो नेटवर्क्स को रिलायबल और एफिशिएंट बनाया जा सकता है। रिलायबिलिटी मीन्स कि आपका डाटा आपने यहाँ से सेंड किया है तो दूसरी जगह पहुँचे, ये श्योर हो, तो रिलायबल है नेटवर्क। और एफिशिएंट फास्टर भी हो। एफिशिएंसी स्पीड के मानों में आती है, यानी आपका बनाया हुआ नेटवर्क रैपिडली डाटा को ट्रांसफ़र करे। तो इन दोनों स्टैंडर्ड्स को हासिल करने के लिए, इन दोनों आपको गोल्स को अचीव करने के लिए जो स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं टेक्निकली और फिजिकली नेटवर्क को डिज़ाइन करने के लिए, वो स्टैंडर्ड्स कहलाते हैं। तो डिफैक्टो है, डिजोर है। डिफैक्टो के बारे में लिखता है डिफैक्टो मीन्स बाय ट्रेडिशन और बाय फैक्ट, जिसको आपको बनाना पड़े बाय फैक्ट, यानी किसी कुदरती फैक्ट के पेश नज़र, ठीक है, किसी कुदरती ट्रेडिशन यानी रिवायत के पेश नज़र। दीज स्टैंडर्ड्स आर डेवलप्ड विदाउट एनी फॉर्मल प्लानिंग। तो आप इसके लिए कोई फॉर्मल प्लानिंग करें ना करें, आपकी मजबूरी है। इस किस्म की चीज़ों से छुटकारा हासिल करने के लिए आपको इस पर काम करना पड़ेगा। दीज स्टैंडर्ड्स केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स। तो तारीख़ी तौर पे नेचर में जो चीज़ें मौजूद होती हैं, यानी पहले से नेचर में जो चीज़ें मौजूद होती हैं, उसकी बिना पे आपको ये स्टैंडर्ड्स डिफ़ाइन करना पड़ते हैं। दीज स्टैंडर्ड्स आर स्टिल बीइंग यूज्ड बाय मैनी ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इन स्टैंडर्ड्स पे काम कर रही हैं। जहाँ तक डिजोर की बात है, तो अब आप समझ गए होंगे, ये नेचुरल फैक्ट्स की बजाय फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए जो स्टैंडर्ड्स आप डिफ़ाइन करते हैं उनके लिए होती है। मिसाल के तौर पे जो ISDN टेक्नोलॉजी थी जो पहले इस्तेमाल होती थी टेलीफोन लाइंस पर डाटा भेजने के लिए, तो उसमें जो, क्योंकि टेलीफोन लाइंस जो हैं ये बेसिकली एनालॉग सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह, ये कॉपर वायर होती है, मैंने आपको पहले बताया था, जो एक एनालॉग सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो जब आप इस पर डिजिटल डाटा जब आपने भेजना शुरू किया, यानी टेक्स्ट की सूरत में, इंटरनेट जब इस पर इस्तेमाल करना शुरू किया, दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कहें, तो विदाउट एनी जो कन्वर्जन उस पर जब भेजा जाता था, तो उसमें ISDN सिग्नल जो है वो रेजिस्टेंस की वजह से उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती थी। फिर जो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है, जिसको DSL आप कहते हैं, इसमें इम्प्रूवमेंट लाई गई कि उसको कन्वर्ट करके, इनकोड करके डाटा को भेजा जाता है टेलीफोन लाइन पे। कंप्यूटर के डाटा को इनकोड करके जो है वो भेजा जाता है, तो उससे बहुत इम्प्रूवमेंट स्पीड में आ गई, ठीक है। तो डाटा तो पहले भी जा रहा था ISDN लाइंस पे, लेकिन स्लो जा रहा था। तो सोचा गया, वही बात फॉर्मल प्लानिंग वाली आ गई। उसने कहा जो डी फैक्टो स्टैंडर्ड्स में नहीं होती है, यहाँ फॉर्मल प्लानिंग होती है कि डाटा जा तो रहा है, नेटवर्क काम कर रहा है, इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है।
तो इस किस्म के स्टैंडर्ड्स जो हैं वो डीजोर स्टैंडर्ड्स कहलाते हैं, जहां आप नेचुरल फैक्ट से नहीं निपट रहे बल्कि इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं एक नेटवर्क के अंदर। द डीजोर मीन्स अकॉर्डिंग टू लॉ और रेगुलेशन। These standards are developed with proper research to fulfill the requirements of data communication. तो इस पर प्रॉपर रिसर्च की जाती है कि कैसे बेहतरी लाई जा सकती है। मेजर ऑर्गेनाइजेशंस जो इस सिलसिले में काम कर रही हैं इस किस्म के स्टैंडर्ड्स को बनाने में, प्रोटोकॉल्स को बनाने में, उसमें आंसी यानी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, उसके बाद IEEE यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, उसके बाद ISO यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाद ITUT है यानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड सेक्टर, और इसमें EIA यानी द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन भी है और टेलकोडिया भी है। ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इन नेटवर्क्स के स्टैंडर्ड्स पे काम कर रही हैं कि नेटवर्क्स को आपके लिए कैसे बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारी बात थी नेटवर्क स्टैंडर्ड्स पे। अब एक इंतहाई अहम सवाल इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वो टोपोलॉजीज़ है। और टोपोलॉजीज़ जो है इसमें आपको मैं ये बताऊंगा इस टॉपिक के अंदर कि बेसिकली नेटवर्क्स फॉर्म करने के लिए, नेटवर्क्स बनाने के लिए क्या इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है, क्या साजो सामान और किस तरह से कनेक्टिविटी होती है। ठीक है जी, तो इस पे हम इस टॉपिक के अंदर बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो टोपोलॉजी किसको कहते हैं, आपके लिए शायद ये वर्ड जो है वो नया हो अगर आप कंप्यूटर साइंस पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं। तो फिज़िकल लेआउट जो होता है एक नेटवर्क का, उसको वो किस तरह से नज़र आता है उसको टोपोलॉजी कहते हैं। फिज़िकली एक नेटवर्क वो चाहे जिस भी टेक्नोलॉजी से बनाया गया है उसकी शेप कैसी नज़र आती है, उसकी टेक्नोलॉजी का ओवरऑल लेआउट कैसा है, उस बिना पे हम उसको डिफरेंट टोपोलॉजीज़ का नाम दे देते हैं। तो टोपोलॉजी को डिफ़ाइन वो बुक में भी ऐसे ही करता है कि जो फिज़िकल लेआउट हमें जैसा नेटवर्क बन जाने के बाद उसकी जैसी शक्ल नज़र आती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको टोपोलॉजी कहते हैं। अब नेटवर्क्स क्योंकि मुख्तलिफ टेक्निक्स इस्तेमाल करते हुए, ज़रूरत पड़ने पे मुख्तलिफ किस्म का इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हुए बनाए जाते हैं, तो जाहिर है फिर उनकी शेप, उनका फिज़िकल लेआउट भी डिफरेंट बन जाता है। तो उस हिसाब से उन टोपोलॉजीज़ को डिफरेंट नाम दिए जाते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से नाम हैं और क्यों दिए जाते हैं हम उसको डिस्कस करते हैं। बस टोपोलॉजी अ नेटवर्क कैन बी कन्फिगर्ड और अरेंज्ड इन डिफरेंट वे, क्योंकि नेटवर्क बनाने की कोई एक टेक्नोलॉजी नहीं है। अकॉर्डिंग टू योर नीड, जैसी आपकी ज़रूरत हो वैसा इक्विपमेंट इस्तेमाल करके, कहीं हमें हो सकता है तार वाला जो नेटवर्क है उसको फॉर्म करना हो, बनाना हो, और कहीं जो है वो बग़ैर तार के हमें वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाना हो, कहीं छोटे पैमाने का नेटवर्क, कहीं बड़े पैमाने का नेटवर्क। तो ज़ाहिर है फिर उसके लिए जो इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहा है, जो गैजेट्स उसमें इस्तेमाल हो रही हैं, डिवाइसेस, वो एक जैसी नहीं होंगी। ठीक है, तो इट स्पोर्ट्स कहते हैं फिजिकल लेआउट और अरेंजमेंट ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी। तो उसका जैसा फिजिकल लेआउट बन जाएगा, जैसी उसकी अरेंजमेंट फिर हमें नज़र आने लग जाएगी, उस मुताबिक वो कहता है हम उसको टोपोलॉजी का नाम देते हैं और कहते हैं कि इट इज़ द शेप ऑफ अ नेटवर्क। तो बन जाने के बाद यूँ समझेंगे उसकी शेप के मुताबिक उसको नाम दे देते हैं। डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजीज़ में जो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे मैथडोलॉजीज़ नेटवर्क बनाने की, वो बस टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, ट्री टोपोलॉजी है और मैश टोपोलॉजी है। ये 5 टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास ज़ेर बहस आएंगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम पहली टोपोलॉजी से बात शुरू करेंगे और जहाँ तक हम उसको कवर कर सकेंगे कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम चलेंगे आगे। तो अपने सवालात मुझ तक पहुँचाइएगा और फर्दर आप भी जो है वो रिसर्च करने के आदी बने। अगर इवन टीचर से भी कभी जो है वो मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है, तो आप मेरी भी तस्हीह कर सकते हैं। इस लेवल तक पढ़ने के आदी बने, इस पैमाने से, इस अप्रोच से पढ़ने के आदी बने। और उस्ताद अगर कभी गलती पे हो तो नहायत मौदबाना अंदाज में, जैसे हम अपने असातिज़ा से
जो है वो गुजारिश किया करते थे, आप भी कर सकते हैं। कोई भी उस्ताद जो है वो इल्म, मैं तो समझता हूँ कि उस्ताद भी जो है वो तालिब इल्म ही होता है। वो ज़रा हायर स्टैंडर्ड पे तालिब इल्म होता है, ज़रा आपसे ज़रा ऊपर के लेवल पे होता है, लेकिन है वो भी इल्म की जो है वो तलाश में, क्योंकि इल्म एक ऐसा वसी समंदर है, कोई उसको मुकम्मल तौर पे सर नहीं कर सकता। ठीक है, तो अपने सवालात, अपने सजेशन मुझ तक पहुँचाइएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।